विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? चलिए, अब आपके एग्जाम में यह प्रश्न आता है, विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, और ये आया है आपके 15 शब्द में। सबसे पहली बात आपको यह समझ लेनी चाहिए कि 15 शब्दों में बताना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 15 से कुछ ऊपर नहीं हो सकते, मिनिमम 15 तो हो। तो अगर आपके 20 शब्द भी हो जाते हैं, 20-22, कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि 30-35 तक, 35-40 तक पहुंच जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो 15 शब्दों में विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम, ऐसा क्या लिखें? तो सबसे पहले तो ये खुद आप सोचो कि विधि की अवधारणा यानी कंसेप्ट है इसका, विधि का, विधि होती क्या है? जब हमने इस टॉपिक को लिया था तब उसमें बताया था बहुत अच्छे से, काफी ब्रॉड सेंस में, तो उसे बोलते हैं कंसेप्चुअलाइजेशन स्टडी। वहां आपने कंसेप्ट को समझने की कोशिश करी डिटेल में जाकर के, वहां तो आपको समझ में आ गया। आज भी अगर मैं आपसे कहूं कि विधि की अवधारणा पर 2 शब्द बोलने, तो आप आकर के 2 क्या, आप तो 50 शब्द बोल दोगे, खूब बोल दोगे आप, 1 घंटा 2 घंटा खूब बोल दोगे। लेकिन जब ये कहा जाए कि विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, 15 शब्दों में ही इसे कंक्लूड करिए, तब थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आपको हर शब्द इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो जब स्टूडेंट ऐसे प्रश्न उनके एग्जाम में आता है और उसको लिखने की कोशिश करता है, तो सबसे पहली समस्या आती है कि मुझे आता तो है, लेकिन लिखूं क्या? तो इसका जवाब होता है, जो तुझे आता है वो लिख दे। पर मुझे तो बहुत सारा आता है, तो बहुत सारा लिख दे। लेकिन यहां तो लिखा है 15 शब्दों में बोलना है, तो 15 शब्द में लिख दे। अरे दादा, मैं तो वैसे ही परेशान हो रहा हूं, लिखूं क्या इसके अंदर 15 शब्दों में? तो आइए आज हम इसी चीज को बात करते हैं कि आखिर हमारे एग्जाम में, मेंस में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हमारी स्थिति होती है कि हमें आता तो है, लेकिन उसे उन सीमित शब्दों के अंदर कैसे पेश किया जाए, यही सीखना है। तो आज की क्लास हम आपको यही दे रहे हैं कि 15 शब्दों में आने वाले प्रश्नों के उत्तर किस तरह से लिखे जाए, हाउ वी प्रेजेंट आवर आंसर्स। एक शब्द है कीवर्ड्स, तो जो बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वो आपके इसकी आंसर में आने चाहिए। अब कौन से ऐसे शब्द हैं, क्या है? तो दी बेस्ट जो आंसर है, हमने जो भी बेस्ट आंसर निकाला है वो हम आपके सामने रखेंगे। रटने की कोशिश मत करना कि चलो अब 15 शब्दों में तो बने बनाए आंसर मिल गए, रट लेते हैं। रटो ना, नहीं, ये एक सुविधा है आपके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे के ऐसे आंसर चेप के आ जाओ, इसी को रटने में लग गए, फिर आपके पूरे नंबर भी नहीं मिले, तो आप कहोगे अरे हमने तो दी बेस्ट आंसर लिखा था, फिर नंबर क्यों नहीं मिले? समझने की कोशिश करना पहले। तो उसके लिए आपको क्लासेस मिल चुकी हैं, अब हम क्वेश्चन आंसर को तैयार कर रहे हैं। विधि की अवधारणा को स्पष्ट करिए। अब देखिए, अगर आपने ये बताया कि विधि की उत्पत्ति कहां से होती है, अगर आपने इसमें बताया कि विधि की उत्पत्ति कहां से होती है, ग्रीक शब्द में विधि को क्या कहा जाता है, ये सब नहीं मांग रहा है, ये सीधा सिंपल 15 शब्दों में आंसर दीजिए कि विधि क्या है। तब इसमें आप देखिए, विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं, विधि है क्या? तो विधि एक सामान्य नियम है, ध्यान से देखिएगा, है ना, देखिए, सामान्य नियम, सामान्य नियम है किसके? किसके सामान्य नियम बता रहा है? आचरण के, आचरण के। किसके आचरण के सामान्य नियम बता रहा है?
मनुष्य के, मनुष्य के सामान्य नियम है आचरण के, मनुष्य के आचरण के संबंध में सामान्य नियम बता रहा है ये। आचरण के संबंध में सामान्य नियम, किसके आचरण के? मनुष्य के आचरण के संबंध में सामान्य नियम, कि मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, इससे संबंधित जो नियम है। अब मनुष्य को कैसा आचरण करना चाहिए, वो कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, तो फिर एक ये भी याद रखनी है ये कौन से नियम है। क्योंकि मनुष्य कहते मैंने तो यही नियम बना रखा है, इस तरह का आचरण करेंगे, दूसरे को गंदा लगे तो लगे, नहीं ऐसे नहीं। उन नियमों की बात हो रही है जो राज्य के द्वारा स्वीकृत किए गए हो, जो स्वीकृत हो, जिन्हें स्वीकृत कर रखा हो। किसके द्वारा स्वीकृत है? राज्य के द्वारा, राज्य के द्वारा स्वीकृत हो। अब राज्य के द्वारा स्वीकृत है और लागू किए गए हो। राज्य ने स्वीकृत तो कर रखा है लेकिन अभी लागू नहीं हुआ। कुछ नियम ऐसे हैं जो राज्य ने स्वीकृत तो कर लिया लेकिन अभी उसका लागू होने का समय निश्चित नहीं हुआ, तो लागू भी होने चाहिए। और ये बात बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि राज्य के द्वारा स्वीकृत, फिर वो लागू भी हो और उनका पालन करना अनिवार्य भी हो। उनका पालन कैसा हो? अनिवार्य। देखो अब इंपॉर्टेंट चीज क्या आई? सामान्य नियम। किसके संबंध में? आचरण के संबंध में। किसके आचरण के संबंध में? मनुष्य के आचरण के संबंध में। सामान्य नियम जो स्वीकृत हो, किसके द्वारा? राज्य के द्वारा, और जो लागू हो चुके हो। स्वीकृत और लागू, और जिनका पालन करना अनिवार्य हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 शब्द हो गए। ये 8 शब्द हो गए। और यदि पालन अनिवार्य है और पालन नहीं करे, तो पालन ना करे तो न्यायालय क्या देगा? दंड देगा। ये एक एक्स्ट्रा बात आ गई, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब जरूरी लिख देते हैं, जिनका पालन ना करने पे दंड देगा। कौन देगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या देगी? दंड देगी। तो देख लेते हैं, 8 हो ही चुके, 9 और 10 10 शब्द हो गए। पूछ क्या रहा है? विधि, विधि के बारे में पूछ रहा है। विधि किसे कहते हैं? अब ये वाली बात है ना कि अगर उसके सामान्य नियम को नहीं माना तो न्यायालय दंड की व्यवस्था करता है, न्यायालय दंड देता है। ये कम इंपॉर्टेंस रखती है। पहले वो ये बताना है आपको कि विधि है क्या। तो अब ये है आपके कीवर्ड्स। अब इन सभी कीवर्ड्स को एक माला की तरह पिरोना है आपको। ये मत समझना ऐसे ही शब्द लिख करके आ गए तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा। जब इन शब्दों को हम एक माला की तरह पिरोएंगे तब जाकर के बनेगा आंसर आपका। देखिए कैसे बनेगा। चले
आंसर लिखते हैं, ठीक है। विधि क्या है? विधि मनुष्य के आचरण के सामान्य नियम होते हैं। जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं। जिनका पालन अनिवार्य होता है। जिनका पालन अनिवार्य होता है। बस अब आइए काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 शब्द हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हटाने की बात आती है तो हम ये हटा सकते हैं, जैसे विधि हटा दो, क्योंकि पूछ ही यही रहा है विधि की अवधारणा। तो मनुष्य के आचरण के सामान्य नियम होते हैं, तो ये लिख सकते हैं मनुष्य के आचरण के सामान्य नियम। ऐसे नियम, मनुष्य के आचरण के सामान्य नियम जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। अब इसे काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए साहब। ये लो 20 शब्द, 3 शब्द कम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। ये है इस क्वेश्चन का एक प्रॉपर आंसर। मान लीजिए कुछ चीज भूल गए तो आप इसे और एड ऑन कर सकते हैं। अब मान लो यही चीज अगर 50 शब्दों में आ जाए तो फिर इसको बढ़ा लो, लैंग्वेज अच्छी से कर लो। अरे ये क्या हुआ? ठीक है, तो ये हो गया विधि की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? मनुष्य के आचरण के सामान्य नियम जो राज्य द्वारा स्वीकृत तथा लागू किए जाते हैं, जिनका पालन अनिवार्य होता है। बस हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 पे आते हैं। स्वामित्व। ऑस्टिन ने स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया है? चलिए, ऑस्टिन के अनुसार, ठीक है, सबसे पहले आप ये समझना होगा कि
ऑस्टिन कौन है, किसे कहते हैं ऑस्टिन? अच्छा, लिखने की जरूरत नहीं है, ऑस्टिन किसे कहते हैं? ऑस्टिन एक कौन है? एक विधि शास्त्री है। ऑस्टिन कौन है? एक विधि शास्त्री जिसे विधि का ज्ञान है। आइए, ऑस्टिन ने स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया है, इसको देखते हैं। अच्छा, ये एक चीज है, ये जो ऑस्टिन है, सामंड है, जो विधि शास्त्री, कभी ऐसा प्रश्न आ जाए कि सामंड ने क्या कहा है, ऑस्टिन ने क्या कहा है, हॉलैंड ने क्या कहा है, हेनरी मेन ने क्या कहा है, सेविनी ने क्या कहा है, तो जो चीज उन्होंने बोली है ना, वैसी की वैसी आपको लिखनी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर, मान लो ऑस्टिन ने जो विधि के बारे में कहा है, जो परिभाषा दी है, वो बहुत बड़ी हो, तो पहली बात तो ऐसा प्रश्न आएगा ही नहीं 15 शब्दों में। तो किसी की परिभाषा यदि पूछी जाती है और उसकी परिभाषा ही 100 शब्दों में हो और आपसे कहा जाए 15 शब्दों में लिखे, और मैं ये बात भी ध्यान रहे कि जिसने जैसा बोला है वैसा ही लिखना पड़ेगा, तब आपको यहां पे पहली बात तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। और अगर बाय चांस अगर ऐसा प्रश्न कोई दे देता है तो आपको ध्यान देना है 15 शब्दों में। तब आपको क्या करना है, उसी की परिभाषा में से जो काम की चीज है वो निकालनी है। काम की तो सारी है, लेकिन आपको तो कम लिखनी है इस संदर्भ में। चलिए, अब ऑस्टिन ने क्या कहा है, इसमें मैं कोई चीज नहीं कर सकता, जो कहा है वही लिखना है। क्या कहते हैं, किसके बारे में? स्वामित्व के बारे में। ऑस्टिन कहते हैं कि स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है। तो अब ये एक बार अपन पूरी डेफिनेशन लिख लेते हैं जो इसने बोला है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर शब्द ज्यादा होते हैं तो हम किन चीजों को हटा सकते हैं। ठीक है, स्वामित्व किसी स्वामित्व किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार है जो ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित व्यय की दृष्टि से अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से असीमित है। चलिए, ये हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट। कितने शब्द हैं, काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब 26 शब्द लिखे हुए ना, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है। आराम से आप एक शब्द ज्यादा चला गया कि 25 तक ले जा सकते थे आप, 20 25 कोई दिक्कत नहीं है।
अब देखिए इसमें से कम कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब कम करने की बात आती है तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये हटा दो, एक कम हो गया। किसी निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार जो, किसी निश्चित वस्तु पर अधिकार जो उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, उपयोग व्ययन तथा अवधि की दृष्टि से, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित, अब इसमें से तो कुछ कर नहीं सकते आप, उपयोग की दृष्टि से, व्ययन की दृष्टि से, अनिर्बंधित तथा अवधि की दृष्टि से, तो की दृष्टि से इसमें से हम ये हटा दें अगर, तो किसी निश्चित वस्तु पर अधिकार, निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार, ऐसा करते हैं, ये हटा देते हैं, निश्चित वस्तु पर, इसको ऐसा करो, निश्चित वस्तु पर ऐसा अधिकार, ये लो, जो उपयोग की दृष्टि, उपयोग व्ययन व अनिर्बंध व अवधि की दृष्टि से यूं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया ना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें हो गया आपके 20, 1 2 3 4 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23, कोई दिक्कत नहीं है, 23 हो गए, 23, कोई दिक्कत नहीं है, परफेक्ट, रेडी। ये आपका कंप्लीट सेकंड क्वेश्चन। सामंड ने स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया है। अब बात करेंगे सामंड की। सामंड भी एक ज्यूरिस्ट है। ये क्या कह रहे हैं, तो किसी वस्तु का, अब इसका भी अपन वही करेंगे, वही लिखना पड़ेगा जो जो बोला है सामंड ने। सामंड ने जो बोला है वही लिखना पड़ेगा स्वामित्व के बारे में। क्या कह रहा है सामंड, ये सामंड की, सामंड कहते हैं किसी वस्तु का स्वामित्व, इसी 15 शब्दों में सामंड के अनुसार क्या कह रहा है ये, किसी वस्तु का स्वामित्व किसी वस्तु का संबंध, किसी वस्तु का स्वामित्व, सॉरी, किसी वस्तु का स्वामित्व किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के, व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध, किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें तो एग्जैक्ट 15 बैठ रहे हैं।
ठीक है, देखो, किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। सामान्य स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया है? सामंड के अनुसार और ये क्या हुआ? अरे सर, भगवान, अरे बस, तो ये हो गया किसी वस्तु का स्वामित्व व्यक्ति और उस वस्तु के परस्पर संबंध का प्रतीक है। तो सामान्य स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया? सामंड के अनुसार। बस इतना सा और लिख दो, आप लिखना चाहो चलिए लिख दो। इसके अनुसार या फिर सामंड के अनुसार। 3 शब्द और आ गए, 17 शब्द में हो गया कंप्लीट यार अब आपका, खत्म। आगे चलिए, चौथा नंबर, हॉलैंड की बात करते हैं। अब हॉलैंड ने क्या कहा है? आएगा जरूर, एक आ जाएगा। हॉलैंड क्या कह रहे हैं कि इस स्वामित्व के बारे में हॉलैंड ने क्या कहा? किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण को स्वामित्व कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामी तभी माना जा सकता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु का उपयोग कर रहा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को किसी को भी कितनी भी कीमत पर बेचने का अधिकार रखता हो। ये इसकी परिभाषा हुई। लेकिन कितने शब्द हो गए? ये तो ज्यादा हो गए। अब देखो इसको कैसे करेंगे। किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण को स्वामित्व कहते हैं। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामी तभी माना जाता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो। जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को उपयोग कर रहा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु का उपभोग
कर रहा हो, उपभोग कर रहा हो, तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को किसी भी तथा वह व्यक्ति उस वस्तु को किसी भी कीमत पर किसी को भी बेचने को तैयार हो, किसी को भी बेचने का अधिकार रखता हो, बेचने का अधिकार रखता हो। अब आइए, अब देखो कितने सारे शब्द, 15 शब्द थोड़ी ना ही है, बहुत ज्यादा हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 38 39 40 41 ये हो गए 55 शब्द। ठीक है, अब देखो इसको, आप आ गई ना वही बात। अब हम इसे 15 शब्दों में कैसे करेंगे 15 में? तो देखो, जो रिपीटेशन है उसको हटाएंगे। जैसे किसी वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण को स्वामित्व कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 ही शब्द हुए। तो अब सब अर्थात आ गया, तो इसका मतलब है, इससे पहले की चीजों को आप हटा सकते हो। हो गया। अब ये देखो, आप इतना तो कम हो गया, ये अर्थार्थ बैठा दो। अब आप लिखो, हॉलैंड ने क्या कहा, किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामी तभी माना जाता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो तथा वह व्यक्ति उस वस्तु का, अब ये रिपीटेशन है, इसको हटा दो। उस वस्तु का कब्जा हो, उपभोग कर रहा हो, उपभोग कर रहा हो, कब्जा हो, उपभोग कर रहा हो, एवं, अब यहां लिख दीजिए आप एवं, ठीक है ना, इधर एवं किसी भी कीमत पर किसी को भी बेचने को, तो किसी ना किसी को तो बेचेगा ही, ये जरूरत भी नहीं है, इसको हटाओ यहां से। किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामी तभी माना जाता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो, उपभोग कर रहा हो, एवं किसी भी कीमत पर बेचने का अधिकार रखता हो। अब देखो, काउंट करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 शब्द, 35। अभी भी ज्यादा है, ये अभी भी ज्यादा है। अब कैसे हटाएं? अब इसमें से किसी भी व्यक्ति को किसी भी वस्तु का स्वामी तभी माना जाता है। अब यूं लिख सकते हैं, कोई, इसको हटाओ, कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु का स्वामी, कोई व्यक्ति किसी भी, हटाओ, कोई व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी वस्तु पर कर दो, यहां वस्तु पर, ये हटाओ, ये सब हट जाएगा यहां से। इसको अपन कैसे लिखेंगे? अब इसको 20-15 शब्दों में, कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर
स्वामित्व रखता है जब उस व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा हो। अब देखें कितना हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, अभी भी ज्यादा है। तो कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर स्वामित्व रखता है जब उस व्यक्ति के पास, जब उस व्यक्ति के पास, तो इसमें से हटाओ, जब ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, जब उसके पास उस वस्तु का, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वस्तु की बात हो रही है। जब उसके पास कब्जा हो, उपभोग कर रहा हो, एवं किसी भी कीमत पर, अब ये किसी भी कीमत पर कोई दिक्कत नहीं, हटाओ से, एवं उस वस्तु उसे के बाद ये हटा दो, बेचने का अधिकार रखता हो, बेचने का अधिकार हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये लो 20 हो गए, 20 शब्द। अब इसका प्रॉपर आंसर देखो आप, ये देखो 55 से स्टार्ट हुए थे, 20 पे आ गए, 55 से 35, 35 से 20, ये है इसकी बात। तो ये तरीका था कि आप कैसे बड़े से छोटा आंसर बना सकते हैं, तो आपको ध्यान देना है, यही तो कला है और क्या है। अब इसको प्रॉपर साफ तरीके से लिख लेते हैं। देखो, कोई व्यक्ति किसी पर किसी वस्तु लिखना जरूरी है, किसी वस्तु पर स्वामित्व रखता है कोई व्यक्ति किसी वस्तु पर स्वामित्व रखता है जब उसके पास कब्जा हो, कब्जा कॉमा और कम कर लेते हैं, कब्जा, उपभोग, कब्जा हो लिख लेते हैं ना, कब्जा हो तो लिख ही लेते हैं, कब्जा हो, उपभोग कर रहा हो, एवं उसे बेचने का अधिकार हो। चलो अब काउंट करें इसको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ये लो 23 शब्द आ गए। 55 शब्दों से शुरू होकर था, 23 पे आ गया, ये है। तो हॉलैंड ने क्या कहा है, कोई वस्तु, कोई व्यक्ति, एक तो बात क्लियर हो गई, व्यक्ति आ गया,
किसी वस्तु की बात आ गई, स्वामित्व रखता है, उसकी कंडीशन क्या हो गई, उसके पास कब्जा हो, उपभोग कर रहा हो और बेचने का अधिकार हो। बस कब्जा हो, उपभोग कर रहा हो, बेचने का अधिकार हो। हॉलैंड की बात खत्म। तो ये आपका इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट, पांचवा। अब पांचवा पढ़ते हैं, क्या कह रहा है ये। अब कह रहा है स्वामित्व से आप क्या समझते हैं। स्वामित्व से आप क्या समझते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसकी तो बहुत प्यारी आंसर मैं आपको तैयार करके दे रहा हूं। देखिए, अगर कोई चीज मेरी है तो इसका मतलब है कि मैं उसका स्वामी हूं, और वो चीज आपने ले ली तो इसका मतलब है आपने कोई दंडनीय अपराध कर दिया। ठीक है, चलिए। स्वामित्व से आप क्या समझते हैं, कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन है। संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह, संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को स्वामित्व कहते हैं। कहते हैं अभी 14 अक्षर थोड़ा सा और लिखना है हमें। जिसमें संपत्ति का अंतरण, जिसमें ये नहीं आएगा फिर, जिसमें संपत्ति का अंतरण, किसी अन्य को करने का अधिकार भी सम्मिलित है। किसी अन्य को करने का अधिकार भी सम्मिलित है। अब कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 शब्द हैं ये इसके। वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर अपन कम करना चाहे तो कम कर सकते हैं इसके अंदर थोड़ा सा। कैसे, देखिए, संपत्ति के उपयोग और उपभोग के अधिकार के संग्रह को स्वामित्व कहते हैं, जिसमें संपत्ति का अंतरण किसी अन्य को करने का अधिकार भी सम्मिलित है। तो जिसमें संपत्ति का अंतरण, तो संपत्ति का जो अंतरण होगा वो किसी ना किसी अन्य व्यक्ति को ही होगा, तो ये लिखने की जरूरत भी नहीं है। जिसमें संपत्ति का अंतरण, ये हटा दो यहां से, जिसमें संपत्ति का अंतरण करने का अधिकार, ऐसे कर दो आप, संपत्ति का अंतरण का अधिकार, हाँ, संपत्ति का अंतरण का अधिकार भी सम्मिलित। अब देखो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, कोई दिक्कत नहीं है, 23 शब्द हो गए। तो 20 से 25 के बीच बीच में, 25 भी ज्यादा ही हो गए एक तरह से, लेकिन हाँ चलेगा। तो 15 शब्दों का है तो 20 तक आप कोशिश करो, 20 21 22 बस। अब इसमें भी कम करना चाहते हैं, संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों के संग्रह को, अधिकारों का संग्रह, जिसमें जो लिख सकते हैं, देखो, संपत्ति के उपयोग और उपभोग के लिए अधिकारों का संग्रह, अधिकारों का, ये हटा दो, ठीक है ना, अधिकारों का कर देते हैं इसे, अधिकारों का संग्रह, और ये भी हटा दो इसमें, जिसमें संपत्ति का अंतरण का अधिकार भी सम्मिलित है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, वेरी नाइस, वेरी नाइस, 19 शब्द ये लीजिए। चल 26 से हम लोग आ गए 19 शब्द पर, ये हमारा बेस्ट हो गया। इधर आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व, ऑस्टिन ने क्या कहा है? आवश्यक, अच्छा, ऑस्टिन, अभी तो अपने ने ऑस्टिन पढ़ा ही था। स्वामित्व में कौन से तत्व होते हैं? अब क्वेश्चन आ गया है तत्व, परिभाषा नहीं पूछ रहा। अब ऑस्टिन की परिभाषा देखते हैं, देखो, आया था ना वो अभी, ये आ गया ना। देखो, ऑस्टिन ने स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया, और अब प्रश्न 6 में क्या है, उसके तत्व बताइए। तो तत्व देखिए ये रहे, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित 1, व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित 2, अवधि की दृष्टि से असीमित 3, 1 2 3, ये 3 बिंदु आ गए। ये है उसके तत्व जो वो पूछ रहा है वहां पर। आइए ऊपर चले, ये रहे, तो तत्व पूछ रहा है ये। तब इसको कैसे लिखेंगे? 15 शब्दों के अंदर। तो स्वामित्व, ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व में कौन कौन से तत्व होते हैं, लिख दीजिए। निम्न तत्व होते हैं। नंबर 1, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चितता, उपयोग की दृष्टि से अनिश्चितता, ठीक है। सेकंड आ जाएगा व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधितता, अनिर्बंधितता, ठीक है। तीसरा अवधि की दृष्टि से असीमितता, काउंट कर लेते हैं इसको फिर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस हो गया, गुड। ये हो गया आपके इसके तत्व, 6 खत्म। 7 चलिए,
सातवां क्या है? अब ये स्वामित्व के बाद आ रहा है, कब्जे की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सातवां, कब्जे की अवधारणा पूछ रहा है। अब इसे बताएंगे कि कब्जा क्या होता है। तो कब्जा क्या है? एक संबंध है। किसके बीच में? वस्तु में और व्यक्ति के बीच में, जो ये बताता है कि ये व्यक्ति के पास उस वस्तु का कब्जा है। का मतलब है कि वह व्यक्ति का जो आशय है उसको क्लियर कर रहा है कि वो व्यक्ति, अब मान लीजिए मेरे पास ये पेन है, यानी कि मेरे कब्जे में है, तो ये मेरा इंटेंशन क्या शो कर रहा है कि मैं ये चाहता हूं कि सब ये चाहते हैं कि ये पेन इनके पास ही रहे। इसलिए तो कब्जे को कैसे हम आएगा, तो कैसे लिखेंगे? कब्जा किसी वस्तु तथा व्यक्ति के बीच कब्जा किसी व्यक्ति किसी वस्तु किसी वस्तु तथा व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध है जो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को धारण किए रहने का आशय रखता है। काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 27 शब्द नहीं है। अब इसमें से कम कर लेते हैं। ये तो अब तो आप लोग एक्सपर्ट हो जाने चाहिए इसमें। अब जैसे कब्जे की अवधारणा पूछा है तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। एक तो ये कम हुआ, किसी वस्तु तथा व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध, हटा दो ये, जो दर्शाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु के धारण करने किए रहने का आशय। अब इसमें से कुछ भी कम नहीं होगा। काउंट करें, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 23 24 हो गया। बस बेस्ट हो गया। हो गया आपका ही 7वां क्वेश्चन।